अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब डिसाइडेड हो गया कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई के अंदर होगा और एक ज़बरदस्त मैच होगा। ऑफ कोर्स ज़बरदस्त मैच होगा। अगरचे न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने पहले 44 रन से शिकस्त दी थी और अगरचे वो लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग इन अ सेंस के जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस हुए 350 रन हुए, मगर जो दुबई के अंदर मैचेस हुए वो 250 से ऊपर ज़्यादा जा नहीं रहे हैं और वो मैच भी फंस के हो रहे हैं। मगर न्यूजीलैंड को पहले 44 रन से शिकस्त दी थी, 249 रन किए थे इंडिया ने। मगर अब क्या न्यूजीलैंड टीम इंडिया को के टफ टाइम दे सकता है और क्या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दूसरी टीम जो पहुंचनी थी वो न्यूजीलैंड ही हक रखती है या नहीं रखती? तो मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर कॉम्बिनेशन किसी का देखा जाए, ऑफ कोर्स इंडिया मैचलेस और दूसरे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड। अगरचे जब तक इंडिया न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ था उस तक मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर है, बट इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ और एक के 250 से भी कम रन के ऊपर जब टीम इंडिया ने उनको रोका था, खासकर जब स्पिनर्स की बॉल ने फिरकी ली थी, तो उस वक्त न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं मिला। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त एशिया से बाहर कोई टीम जो स्पिनर्स को तगड़ा खेल सकती है वो न्यूजीलैंड की है और अभी भी मुझे लगता है कि जो बेस्ट टीम थी जिसको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ खेलना चाहिए था वो न्यूजीलैंड ही है। वेल डिसिप्लिन टीम है और सारे खाने उनके पूरे हैं। आप उनके स्पिन अटैक देख लें ब्रेसवेल जो हैं, उनके फिलिप्स जो हैं वो भी 10 ओवर करते हैं। ब्रेसवेल उनकी बॉलिंग करते हैं, रचन रविंद्रा आके बॉलिंग कर लेते हैं। फिर सेंटनर मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर में दुनिया का बेस्ट स्पिनर है। अगरचे इंडिया के पास अक्षर पटेल है, रविंद्रा जडेजा है, मगर जितनी दिमाग और हाजिर दिमागी और पेस को यूज़ करना सेंटनर को आता है, वर्ल्ड में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो बेस्ट स्पिनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर टीम इंडिया की तरफ देखा जाए तो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रोहित शर्मा की टीम स्वयं टॉस हारने के कुछ नहीं हारी है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी छोड़िए लगातार 11 टॉस हार चुके हैं रोहित शर्मा, मगर सिर्फ इस चीज़ के अलावा वो कुछ नहीं हारे हैं। आखिरी दफ़ा मतलब जो शुरू हुआ था, जो स्ट्रीक जो शुरू हुई थी वो वर्ल्ड कप 2023 से शुरू हुई, उसके बाद लगातार वो टॉस हारते आ रहे हैं। 11 टॉस हो चुके हैं जो वो हार चुके हैं। अब फाइनल होना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, अगर वो भी टॉस हार जाते हैं तो 12 लगातार हारे हुए हैं ब्रायन लारा, तो ये उनके मध्य बराबर में आ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की टॉस हारने के बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस ये साफ दिखा रही है कि टीम इंडिया का ओडीआई के अंदर के एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बना हुआ है। अगरचे बीच के अंदर वो श्रीलंका के अंदर 3-0 से हारे भी थे, मगर आईसीसी इवेंट की बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 से लेकर फिर आगे T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो तीसरा इवेंट सिर्फ एक मैच की दूरी पर है और सिर्फ एक मैच हारा है इंडिया, वो भी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था और जिस टीम से हारा था उस टीम को सेमीफाइनल में फारिग किया था इंडिया ने। पॉइंट इस के इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें 4 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन देखें तो 3 पेस अटैक है, बाकी 4 स्पिनर्स उनके पास भी हैं। बीच में से रचन रविंद्रा ऑफ हुए थे थोड़ा सा, अगरचे इंडिया के खिलाफ वो खेले हैं मगर लंबी इनिंग नहीं खेल पाए थे। दूसरा 100 किया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रचन रविंद्रा ने और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और एक और ख़ास पॉइंट के उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है। वो मतलब ऊपर से खेलते हैं तो तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। 41 42 की उनकी एवरेज बनती है, 108 का उनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल ओडीआई फॉर्मेट के अंदर देखें तो। हमने वर्ल्ड कप 2023 में उनका देखा था, वो आए और आते ही छा गए। अगर जब उन्होंने 100 किया, इससे पहले इंडिया के मैच में वो रन नहीं कर पाए और अब फाइनल के अंदर वो रन कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये उनके ऊपर बहुत रहेगा। बट एक क्रूशल मैच है, एक अहम मैच है। अगर रचन रविंद्रा ऊपर से आकर लंबा खेल जाते हैं तो इंडिया के लिए टफ टाइम जरूर होगा। इसके अलावा भी फिलिप्स हैं, नीचे ब्रेसवेल हैं, केन विलियमसन भरपूर फॉर्म के अंदर हैं। पाकिस्तान सीरीज़ में भी उन्होंने 100 किया और अभी भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, 100 किया। और ख़ासकर जैसे रचन रविंद्रा और विलियमसन के बीच में वो लगी के पार्टनरशिप लगी है, वो अपने आप में ख़ास है। फिर नीचे फिलिप्स अगरचे नहीं चले हैं, मिचेल ने भी लंबी बारी नहीं खेली, छोटी खेली, मगर ठीक है। फिलिप्स भी आप ये नहीं कह सकते चले नहीं है, जिस तरह उन धमाकेदार बैटिंग पाकिस्तान के खिलाफ की वैसे नहीं की, बट इसमें भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पावर हिटिंग की जितना उनके पास चांस था। पॉइंट इस के एक बेटर कॉम्बिनेशन है न्यूजीलैंड का और इंडिया के साथ जब मैच बनेगा एक अच्छा मैच ज़रूर होगा। अगेन एडवांटेज इंडिया को मिलेगा मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ वही अभी तक तो हुआ जो वर्ल्ड कप 2015 में था। उन्होंने अपने सारे के सारे मैचेस न्यूजीलैंड में खेले थे। इवन कि ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट था, को होस्ट था, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर आकर खेला था और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फिर फाइनल वर्ल्ड कप का था, मेलबर्न में हुआ था और न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक ही मैच वर्ल्ड कप 2015 में अपने घर से बाहर खेला था, वो मेलबर्न का था जहां पर वो हार हुई थी उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। हालांकि पूल मैच में उनको वो हरा चुका था। अब सीन ये आ रहा है कि इंडिया सारे के सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है, न्यूजीलैंड ने वेन्यू काफ़ी घूमे हैं। अगरचे इस बीच में एक मैच उन्होंने दुबई के अंदर भी खेला, मगर कंडीशन वाइज पिच को रीड करने पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो शायद
शायद इंडिया को थोड़ा एज ज़रूर होगा। मगर न्यूजीलैंड को भी एक चीज़ का एज है, एक्चुअली में दो चीज़ का एज है। एक तो मैंने टॉस आपको बता दिया कि रोहित शर्मा लगातार टॉस हारते आ रहे हैं और शायद उनके लिए ये ठीक भी है। लास्ट मैच में उन्होंने बोला कि आसान होता है फैसला करना, जब टॉस आप जीते ही नहीं है तो जो भी टीम आप पे थोप दे बॉलिंग पहले बैटिंग पहले तो आपको तो उस पर ही करना है। तो एक तरह से ये भी रिलैक्सेशन रहती है। बट टॉस जीत जाते हैं तो उनको एक एच भी मिल जाएगा कि वो उस पिच की कंडीशन के मुताबिक जैसा समझे वैसा कर लें। मगर दुबई में एक प्रॉब्लम रहा है इससे पहले, जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, कि दुबई में टॉस जीतना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है जब ड्यू फैक्टर होता है। खासकर T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा, अगरचे अब ना ही वो वेदर है, ना ही वो फॉर्मेट है और ना ही वो कंडीशन है, तो यहाँ पे टॉस बहुत ज़्यादा लॉटरी है नहीं है कि अगर कुछ जीतता है तो उसको कोई एज है। इंडिया ने टॉस सारे हारे हैं और सारे मैचेस जीते हैं। मगर न्यूजीलैंड को जो एडवांटेज है वो ये है कि वो प्रेशर गेम में भी उनके ऊपर ऐसा उतना दबाव रहता नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मीडिया प्रेशर या बहुत ज़्यादा हाइप उस तरह से क्रिएट होती नहीं जो इंडिया के अंदर क्रिएट हो चुकी हुई है। जाहिर है, मुझे लगता है कि अब इंडियन भी आदी हो चुके होंगे कि लगातार जो ICC का इवेंट है वो सेमीफाइनल क्लिक कर रहे हैं। बेसिकली तो 3 ICC इवेंट को लगातार वो फाइनल में पहुंच चुके हुए हैं, जिसमें से एक जीते एक हारे, अब तीसरे का फैसला होने। और सेम चैंपियंस ट्रॉफी का भी 2013 फाइनल खेले, 2017 फाइनल खेले, अब 2025 का भी वो फाइनल खेल रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो बात हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में, ना ही पाकिस्तान फाइनल में। तो ये एक बड़ा चल रहा है। आई होप कि हम भी अपनी क्रिकेट को किसी तरह बेहतर कर सकें। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसका पलड़ा भारी है और कौन सी टीम जीत सकती है? मुझे लगता है पलड़ा ओवरऑल देखा जाए तो शायद इंडिया के पास एज है, क्योंकि उनके 4 स्पिनर हैं। खासकर वरुण जो है ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर है। इससे पहले पांजा लगाया था उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही और उधर से ही अपनी जगह को सीमेंटेड किया था। फिर एक जडेजा की हम बात करें, उनकी बॉल ग्रिप बहुत अच्छी पकड़ रही है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग भी की थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी की थी। अक्षर पटेल इतना बड़ा है जो उनके पास बैटिंग पर्सपेक्टिव में भी, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में भी। और उसके बाद आप चले जाएँ कुलदीप यादव में, जितना मैं उनको इफेक्टिव समझता हूँ शायद उतने इफेक्टिव नहीं है। बट अगेन वो एक जिसे बोलते हैं ट्रम्प कार्ड ज़रूर हैं टीम इंडिया के लिए। अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ आएँ, मतलब ये सिर्फ मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी शामी जितनी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। और एक चीज़ जो लोगों को शायद जहन में नहीं रहती कि ICC इवेंट में वनडे फॉर्मेट के अंदर 15 मैच खेल चुके हैं शामी और 55 विकेट्स हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट हिस्ट्री में ICC इवेंट के अंदर 5 शामी के हैं। तो वो तो कोई काउंट ही नहीं करता, सब उनके स्पिनर्स पे ध्यान देते हैं, मगर ऊपर से जो काम खराब कर जाते हैं वो शामी कर जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी उन्होंने जो 3 विकेट्स ली थी वो एकदम मैच को साइड पे उन्होंने किया था। बट और दूसरी तरफ उनके पास पांड्या हैं। मतलब ओवरऑल पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन इंडिया को उठा के देखें आप, ऊपर से आपको लग रहा होता है कि कहीं पे शर्मा आउट हो जाए, फिर आता नहीं विराट कोहली हो जाए, फिर श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, फिर पांड्या नीचे से मार जाता है, KL राहुल। मतलब एक नाम को भूलते हैं दूसरा शुरू होता है, ऐसा लगता है कि वो पहले से ज़्यादा डेंजरस है। फिर पांड्या नीचे आते हैं और उसके बाद जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। अक्षर पटेल को ऊपर आके बारी मिल जाती है। तो पॉइंट इस एक ज़बरदस्त किस्म का लाइनअप है इंडिया की। बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी 6-7 नाम बन जाते हैं, बैटिंग में भी 8-9 तक उनकी बैटिंग जाती है। मगर इधर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो उनके भी 8 बल्लेबाज हैं। सेंटनर आते हैं 8वें नंबर पे, आप समझ लीजिए। बाकी जो उनके 3 हैं, काइल जेमिसन हैं, मैट हेनरी हैं, रॉडकी हैं, ये बस बैटिंग अच्छी नहीं करते, ये नहीं कि करते नहीं हैं, अच्छी नहीं करते। बाकी उनके भी सबके सब ऑलराउंडर हैं। तो 8 वहाँ पर हैं, इनके भी 8-9 कह सकते हैं इंडिया के। तो बैटिंग मतलब बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो शायद न्यूजीलैंड भी उस तरह से बड़े कद के नहीं हैं, स्टार वैल्यू शायद नहीं होगी, मगर उनकी टीम भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर है। फास्ट बॉलिंग एज आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। मैट हेनरी इज़ अ वेरी गुड बॉलर। इसके अलावा काइल जेमिसन लंबे कद के हैं, वो टेस्ट में तो इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। अब वनडे फॉर्मेट के अंदर उनके ऊपर ड्यू ज़रूर होगा। रॉडकी अभी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए, मगर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। इससे पहले अगरचे वो इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, बहुत हट के अभी उनकी परफॉर्मेंस आना ऐसे मैचेस के अंदर अभी बाकी ज़रूर है। फिर सेंटनर हैं, वो ट्राईआउट हैं, वो ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं। बीच में ब्रेसवेल हैं, फिल्प्स हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन दोनों टीमों का बहुत तगड़ा है। और 2-3 की प्लेयर हैं, जैसे वहाँ पांड्या, यहाँ पर आप फिल्प्स को कह सकते हैं। ब्रेसवेल भी हैं, अगरचे ब्रेसवेल अभी उस तरह की बारी इंडिया के खिलाफ नहीं खेल पाए, मगर वो खेल ज़रूर सकते हैं। और लास्ट मैच के अंदर शायद वो आउट नहीं थे, मगर अंपायर ने उनको आउट दिया। अगर वो रिव्यू लेते तो शायद पिच पर टिके रहते, बट ऑफकोर्स वो तो रेस्ट हो चुका हुआ। अब एक नया मैच होगा और इसके अंदर अगेन मैं कहूँगा कि टॉस लॉटरी नहीं है, मगर रोहित शर्मा के लिए परेशानी ख़त्म ज़रूर कर सकता है अगर सिक्का उनके हक की तरफ निकला, उनकी साइड पे गिरा तो। क्योंकि फैसला करने के लिए आसान होगा कि इस प्रेशर मैच के लिए वो पहले बैटिंग करना चाहें या बॉलिंग करना चाहें। बट टीम इंडिया की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, वो पहले बैटिंग करें तब भी डेंजरस हैं, बाद में करें तब भी डेंजरस हैं। बट ये एक इवन मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक इवन मैच होगा। बट पलड़ा अगर किसी का भारी है या कोई फेवरेट है तो मेरे ख्याल में इंडिया है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।